तो नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप की। जो वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप है इसको कॉपेन ने यहाँ पे डेवलप किया था। इन्होंने क्लाइमेट को वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लिंक किया। ये एक एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन है विच इज़ बेस्ड ऑन द एनुअल मीन एनुअल एंड मंथली टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन डाटा। यहाँ पे कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। इसमें जो कैपिटल लेटर है ये डिनोट करता है वेजिटेशन को एंड रीजन के कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक है, सो रीजनल कैरेक्टरिस्टिक किधर की बात करेंगे, इधर वेजिटेशन की बात करेंगे। ए का मतलब क्या है, मेगा थर्मल ट्रॉपिकल वेजिटेशन को ये बता रहा है। बी जीरोफाइट्स मतलब एरिड एंड सेमी एरिड वेजिटेशन को बता रहा है। सी मीजोथर्मल मतलब टेम्परेट वेजिटेशन को बता रहा है। डी जो है माइक्रोथर्मल मतलब कॉन्टिनेंटल वेजिटेशन को बता रहा है। ई जो है वो हेक्स्टोथर्मल दैट इज पोलर वेजिटेशन को बता रहा है। एफ जो है वो परमानेंटली फ्रोजन रीजन को बता रहा है। एम इज मराइन, एस फॉर सेमी एरिड और स्टेपी, टी फॉर टुंड्रा एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट और डेजर्ट। स्मॉल लेटर्स जो है ये डिनोट करते हैं सीजनल प्रिसिपिटेशन को, लाइक स्मॉल एफ इज फ्यूशेट दैट इज प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। स्मॉल एच इज हॉट दैट इज हॉट क्लाइमेटिक रीजन। स्मॉल के इज कोल्ड, कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन। स्मॉल एम इज फॉर मानसून दैट इज मानसूनल रीजन में देखने को मिलता है लाइक इंडिया। एस स्मॉल एस इज फॉर समर एंड ड्राई, ड्राई समर रीजन को डिनोट कर रहा है। स्मॉल डब्ल्यू इज फॉर विंटर एंड ड्राई, ड्राई विंटर रीजन को ये बता रहा है। हीट लेवल की बात करें, स्मॉल ए जो है वो हाई समर टेम्परेचर को बता रहा है। स्मॉल बी जो है वो मॉडरेट समर टेम्परेचर को बता रहा है। स्मॉल सी जो है वो माइल्ड रीजन को बताता है जहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं ज़्यादा ठंडी नहीं। एंड स्मॉल डी जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड रीजन को बता रहा है ना। पहला ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट हमको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है। फीचर की बात करें, हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू ओवर हेड सन। यहाँ पे सन इसी के ऊपर में होता है, इसीलिए यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। एंड एनुअल टेम्परेचर रेंज जो होता है वो कम होता है क्योंकि हाई एनुअल रेनफॉल भी देखने को मिलता है यहाँ पे। इसके अंदर यहाँ पे ए एफ कैपिटल ए स्मॉल एफ इज ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। ठीक है, स्मॉल एफ मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। एंड कैपिटल ए का मतलब ये ट्रॉपिकल वेजिटेशन। ए एफ इज ट्रॉपिकल वेट वेजिटेशन लाइक अमेजोन बेसिन की बात करते हैं, साउथ अमेरिका के अंदर, वेस्ट इक्वेटोरियल अफ्रीका की बात करते हैं, ईस्ट इंडीज़ की बात करते हैं। कैपिटल ए मतलब ट्रॉपिकल एंड स्मॉल एम मतलब मानसून क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मानसून रीजन देखने को मिलता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड देखने को मिलता है। लाइक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन सॉरी नॉर्थ ईस्ट साउथ अमेरिका एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ए मीन्स ट्रॉपिकल, डब्ल्यू मीन्स व्हाट, इट इज़ ड्राई विंटर रीजन। ठीक है, इट इज़ ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। नॉर्थ और साउथ अफ्रीकन रीजन जो है वो सब इसी के रीजन में आते हैं, लाइक ब्राज़ील, सूडान, सेंट्रल अफ्रीका। रेनफॉल की बात करें तो ये ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है, तो हाई थ्रू आउट द ईयर। स्मॉल एफ का मतलब थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है। ज़्यादातर आफ्टरनून में 4 PM में हमारे पास ये बारिश देखने को मिलती है। यहाँ पे ए मानसून मतलब ये हैवी होता है समर में और ड्राई विंटर्स देखने को मिलते हैं। डब्ल्यू वेट एंड ड्राई, शॉर्ट वेट सीजन होता है, प्रोलॉन्ग ड्राई सीजन, वेरिएबल रेनफॉल देखने को मिलता है। टेम्परेचर एक यूनिफॉर्म होता है बिकॉज ये ट्रॉपिकल है। एंड नेग्लिजिबल एनुअल रेंज। ठीक है, एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वेरी हाई होता है, ईयर राउंड हाई होता है, बट एक डायरनल वेरिएशन देखने को मिलता है, कभी एकदम ज़्यादा कभी एकदम ठंड। वेजिटेशन की बात करें तो डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विथ हाई बायोडाइवर्सिटी और मानसून फॉरेस्ट देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई में यहाँ पे डिसीडियस फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राई क्लाइमेट्स। ड्राई क्लाइमेट्स हमारे पास 15 to 60 डिग्री लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिक्स एंड मिड लैटिट्यूड्स में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे वेरी लो टू अनरिलायबल रेनफॉल देखने को मिलता है। ट्रॉपिक्स में अच्छा खासा रेनफॉल होगा, ये ड्राई क्लाइमेट्स में नहीं होगा बारिश से, तो ड्राई कहा। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स देखने को मिलता है, वेरी हाई होता है ड्यूरिंग मतलब हाई डायरनल, दिन और रात में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है। एनुअल रेंज भी देखने को मिलता है, किसी मौसम में ज़्यादा किसी मौसम में कम। नाउ बी का मतलब क्या है,
कैपिटल बी का मतलब एरिड है ना, सेमी एरिड वेजिटेशन, ठीक है। कैपिटल बी का मतलब एरिड सेमी एरिड वेजिटेशन। एस का मतलब है, कैपिटल एस का मतलब क्या है यहाँ पे, सेमी एरिड और स्टेपी यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड एच मतलब क्या है, एच का मतलब है, स्मॉल एच मतलब हॉट एंड क्लाइमेटिक रीजन, हॉट क्लाइमेटिक रीजन देखने को मिलता है। सो दिस इज सब ट्रॉपिकल स्टेपी, एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन ह्यूमिड एंड ड्राई रीजन, मतलब जहाँ थोड़ी मोड़ी बारिश हो रही है और एकदम सूखा जगह है उसके बीच का एक ट्रांजिशन जोन है सब ट्रॉपिकल स्टेपी। लाइक स्पेयर्स ग्रासलैंड की बात करते हैं, स्लाइटली हायर रेनफॉल होता है। देन डेजर्ट। बी मतलब हॉट एंड मतलब सेमी एरिड रीजन। डब्लू, डब्लू मतलब क्या, डब्लू मतलब ड्राई विंटर रीजन, ठीक है। बी का मतलब है एरिड एंड सेमी एरिड वेजिटेशन। इसके बाद एच भी है भाई, एच का मतलब क्या है, एच का मतलब होता है हॉट क्लाइमेटिक रीजन। बी डब्ल्यू एच, सो हॉट डेजर्ट विद मिनिमल वेरिएबल रेनफॉल लाइक अल अजीज़ लीबिया, जहाँ पे 58 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स यहाँ पे आते हैं। बी एस के, बी मीन्स सेमी एरिड रीजन, एस मीन्स वॉट, स्टेपी और स्पेयर्स वेजिटेशन देखने को मिलता है। के इज़ फॉर कोल्ड यार, कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन। एच इज़ हॉट क्लाइमेटिक रीजन। एस किस लिए है भाई, सेमी एरिड स्टेपी वेजिटेशन देखने को मिलता है। सो लोकेटेड इन इंटीरियर कॉन्टिनेंट लाइक सेमी एरिड कंडीशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। मिड लेटीट्यूड स्टेपीज जो है इसके अंदर आते हैं। बी डब्ल्यू के, बी से हमारे पास सेमी एरिड, डब्ल्यू से हमारे पास क्या हो जाता है ड्राई कंडीशन, के से कोल्ड। सो मिड एटीट्यूड डेजर्ट जो होते हैं दिस आर कन्फाइंड टू द रेन शेडो रीजन से आर एक्सट्रीमली ड्राइनेस, एक्सट्रीम ड्राइनेस देखने को मिलता है, ठंडे होते हैं ये। वार्म टेम्परेट रीजन दैट इज मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स की बात करें तो ये 30 to 50 डिग्री लैटिट्यूड्स में पाया जाता है ऑन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन। वार्म टेम्परेट क्लाइमेट की बात करें तो ये 30 to 50 डिग्री लैटिट्यूड में देखने को मिलता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन में। सबसे पहले तो हम बात करें सी डब्ल्यू की, तो ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, ठीक है। सी का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे टेम्परेट रीजन में देखने को मिलता है। सी डब्ल्यू का मतलब क्या है, डब्ल्यू मीन्स सी डब्ल्यू मीन्स विंटर, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू ना यार, ड्राई विंटर रीजन्स। सो ड्राई विंटर रीजन हॉट समर होता है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात होती है, साउथ चाइना प्लेन्स की। विंटर आर वार्म्स है ना, सिमिलर टू ट्रॉपिकल एंड वेट एंड ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है दैट इज मेडिटेरियन क्लाइमेट, सी एस इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है यहाँ पे टेम्परेट रीजन में। एस का मतलब क्या है, स्मॉल एस इज फॉर ड्राई समर रीजन। सो यहाँ पे क्या होता है, मेडिटेरियन कैलिफोर्निया एंड चिली साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है मेडिटेरियन क्लाइमेट। ये हॉट एंड ड्राई होता है अंडर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। यार विंटर्स जो होते हैं वो माइल्ड होता है और इसमें विंटर्स में रेनफॉल देखने को मिलता है, याद रखना, ठीक है। समर आर हॉट एंड ड्राई एंड विंटर्स में रेन देखने को मिलता है। तो ये क्या है, मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट में यहाँ पे विंटर्स में रेन देखने को मिलता है। रेनफॉल अराउंड 35 to 90 सेंटीमीटर एनुअली देखने को मिलता है। सी एफ, सी मीन्स टेम्परेट रीजन में। एफ इज़ वॉट, यहाँ पे एफ का मतलब क्या है, सी इज फॉर टेम्परेट रीजन, एफ इज़ फॉर प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। यार यहाँ प्रिसिपिटेशन जो है थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है ना। नो ड्राई सीजन, माइल्ड विंटर देखने को मिलता है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल लाइक ईस्टर्न यूएसए की बात करते हैं हम, है ना, एंड साउदर्न जापान की बात करें या फिर ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहाँ पे दिन मतलब ईयर राउंड यहाँ पे बारिश होती है। थंडर स्टॉर्म इन समर, फ्रंटल रेनफॉल इन विंटर, ठीक है। सो ये हमारे पास सी एफ हो गया, कोई ड्राई सीजन नहीं होता। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। मैराइन वेस्ट कोस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिलता है, साउदर्न चिली में देखने को मिलता है, न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है। मैराइन वेस्ट कोस्ट यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है ड्यू टू मैराइन इन्फ्लुएंस यार।
एंड रेनफॉल जो होता है वो ईयर राउंड होता है, ये एनुअली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। समर में ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, विंटर में भी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता। ठीक है। सो मैराइन वेस्ट कोस्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये न्यूजीलैंड वाला जो क्लाइमेट है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और मेडिटेरेनियन में याद रखना कि भाई बारिश कहाँ पे होती है, माइल्ड मतलब विंटर में होती है बारिश। नेक्स्ट कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है 40 to 70 डिग्री लैटिट्यूड में, यूरोप, एशिया एंड नॉर्दर्न अमेरिका में देखने को मिलता है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे सीवियर विंटर होता है यार, मोर प्रोनाउंस होता है इन हायर लैटिट्यूड, ज़्यादा हमारे पास हायर लैटिट्यूड में स्नो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट देखने को मिलता है। लार्ज एनुअल टेम्परेचर रेंज होता है भाई कोल्ड में, एंड स्नोई विंटर देखने को मिलता है। डी एफ मतलब यहाँ पे डी का मतलब क्या है भाई, डी का मतलब है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल वेजिटेशन, एफ का मतलब है कि प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। तो इसमें भी यहाँ पे डी एफ का मतलब क्या है, कोल्ड क्लाइमेट विथ ह्यूमिड विंटर्स। ठीक है। पोल वर्ड ऑफ मराइन वेस्ट कोस्ट, मराइन वेस्ट कोस्ट जहाँ पे मिलता है न्यूजीलैंड के, उसके पोल वर्ड में हमारे पास कोल्ड क्लाइमेट जिसमें बारिश हो रही है। मराइन वेस्ट कोस्ट में बारिश होती है यार, यानी यहाँ पे हमने मराइन वेस्ट कोस्ट की बात की, जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पे मराइन वेस्ट कोस्ट पाया जाता है न्यूजीलैंड। इसके पोल वर्ड जाएंगे नीचे साइड, इसके यूरोप के ऊपर साइड, तो वहाँ पे क्या होता है, कोल्ड होता है, बारिश तो होती ही रहती है। सो पोल वर्ड ऑफ मराइन वेस्ट कोस्ट एंड मिड लैटिट्यूड स्टेपी क्लाइमेट, कोल्ड एंड स्नोई विंटर्स देखने को मिलते हैं। सीज़न की बात करें तो शॉर्ट एक फ्रॉस्ट फ्री पीरियड होता है जहाँ पे एब्रप्ट एंड शॉर्ट वेदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। डी डब्ल्यू की बात करें, ठीक है, डी मतलब कोल्ड, मतलब डी मतलब क्या है यार, यहाँ पे डी मतलब कॉन्टिनेंटल वेजिटेशन, ड्राई विंटर, डी डब्ल्यू ड्राई विंटर्स। ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर, यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट 7 मंथ से बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। लोअर टेम्परेचर टोल वर्ड यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। विंड की बात करें तो रिवर्सल ऑफ विंड देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द विंटर एंटी साइक्लोन फॉर्मेशन यार, पोल वाले सिचुएशन में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये देखने को मिलता है। प्रेसिपिटेशन बहुत लो होता है, जनरली ये समर के समय होता है, पोल वर्ल्ड में ही होता है। पोलर क्लाइमेट की बात करें तो ये 70 डिग्री एल्टीट्यूड के बाद होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन होता है। टू सब टाइप होते हैं, टुंड्रा क्लाइमेट जहाँ पे लो ग्रोइंग मॉसेस, लाइकेंस, फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि फर्मापोस्ट के साथ अडेप्टेड है वहीं देखने को मिलते हैं। ई टी, ई मीन्स, ई का मतलब है पोलर वेजिटेशन, टी का मतलब है टुंड्रा। ठीक है। परमानेंटली फ्रोजन सब सॉइल देखने को मिलता है, जिसको हम परमाफ्रोस्ट बोलते हैं। वाटर लॉगिंग देखने को मिलता है समर में यार, समर में लॉन्ग डे नाइट होता है बट कोल्ड कंडीशन होता है। एंड ई एफ की बात करें तो ई तो हमारे पास किसके लिए है, ई जो है वो हमारे पास है फॉर पोलर वेजिटेशन, ई एफ इज़ फॉर परमानेंटली फ्रोजन। ठीक है। ई एफ की बात करें तो इट इज़ फॉर परमानेंटली फ्रोजन यार। यहाँ पे ग्रीनलैंड की बात करें, इंटीरियर्स ऑफ द ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका जो है वो ई एफ है ना, परमानेंटली फ्रोजन क्लाइमेट के अंदर आते हैं। आइस केप क्लाइमेट भी बोलते हैं। बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है समर में भी, प्रेसिपिटेशन मिनिमल होता है, आइस और स्नो ही गिरता है, एंड इट डिफॉर्म अंडर प्रेशर टू फॉर्म आइसबर्ग। हाईलैंड क्लाइमेट की बात करें तो ये टोपोग्राफी के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, विथ लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है शॉर्ट डिस्टेंस में। हाईलैंड क्लाइमेट थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है। वर्टिकल जोनेशन देखने को मिलता है, लाइक क्लाइमेटिक टाइप जो है वो, जैसे हमारे पास लैटिट्यूड के साथ जो चेंज होता है उसी प्रकार का यहाँ पे अल्टीट्यूड के साथ भी चेंज देखने को मिलता है। वर्टिकल वेरिएशन, लाइक माउंटेनियस एरिया में हम जब जाते हैं नीचे में हमारे पास क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, फिर हमारे पास कम पेड़ पौधे होते हैं, ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाते जाते बर्फ हो जाता है। तो इस तरह से जो लैटिट्यूडनल वेरिएशन होता है उसी प्रकार का हमारे पास अल्टीट्यूडनल वेरिएशन भी देखने को मिलता है। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो इट वेरीज इन इंटेंसिटी एंड इट हाइप्स अक्रॉस हाईलैंड ड्यू टू एल्टीट्यूड एंड एक्सपोजर। तो इसका हमने क्या बोला, हाईलैंड क्लाइमेट की नाम बात दी। ठीक है। इसमें ए बी सी डी, ए इज ट्रॉपिकल ह्यूमिड, इसमें ट्रॉपिकल वेट आता है, ट्रॉपिकल मानसून एंड ट्रॉपिकल सवाना। ए एफ इज़ फॉर ट्रॉपिकल वेट, ए एम इज़ फॉर ट्रॉपिकल मानसून एंड ए डब्ल्यू इज़ फॉर ट्रॉपिकल सवाना। बी जो है वो ड्राई क्लाइमेट होता है, इसमें सब ट्रॉपिकल ड्राई एंड मिड लैटिट्यूड ड्राई। सब ट्रॉपिकल ड्राई में डेजर्ट होते हैं जहाँ पे बी डब्ल्यू एच से रिप्रेजेंट करते हैं। सब ट्रॉपिकल ड्राई में स्टेपीज होते हैं जो कि बी एस एच से रिप्रेजेंट करते हैं। मिड लैटिट्यूडनल ड्राई में डेजर्ट्स की बात करते हैं, बी डब्ल्यू के से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेपी को भी यहाँ पे बी एस के से रिप्रेजेंट करते हैं। सी इज़ फॉर मिड लैटिट्यूड, मेडिटेरियन को हम सी एस से सी एस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मेडिटेरियन क्लाइमेट याद रखना, विंटर में बारिश होती है। एंड ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल सी एफ ए एंड सी डब्ल्यू ए। मैराइन वेस्ट कोस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैराइन वेस्ट कोस्ट जो हमारे पास कहाँ पे, न्यूजीलैंड एंड नॉर्थ वेस्ट यूरोप में देखने को मिलता है यार।
थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे बारिश होती है। सीवियर मिड लैटिट्यूड की बात करें तो उसमें ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, जिसको हम DFA, DFB, DWA, DWB से रिप्रेजेंट करते हैं। सब आर्टिक को DFE, DFD, DWC, DWD स्मॉल डी इससे रिप्रेजेंट करते हैं। पोलर में हमारे पास पोलर टुंड्रा, ET, पोलर आइस कैप। हाईलैंड्स में हमारे पास बात करते हैं H से। सो ये मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप है ABCDEF, सॉरी ABCDEH, सीधा F नहीं है। ये क्लाइमेट टाइप है यार, एंड दिस इज द सब टाइप। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी, हमने बात की अबाउट व्हाट, क्लाइमेट टाइप की, वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट ओशन बेसिन एंड रिलीफ की। सो ओशन जो है एक लार्ज डिप्रेशन है यार, कि लार्ज डिप्रेशन ऑन द अर्थ आउटर लेयर, ठीक है, जिसमें सीज, बेस, गल्फ एंड आउटर इनलेट्स आते हैं, अदर इनलेट्स आते हैं। फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो इट इज शेप्ड बाय टेक्टोनिक, वॉल्केनिक एंड डिपोजिशनल प्रोसेस यार, है ना। ओशन का जो फ्लोर है ये रगड होता है, इसमें बहुत सारे लार्ज फीचर्स होते हैं, लाइक लार्ज माउंटेन रेंजेस, डीपेस्ट ट्रेंचेस, वास्ट प्लेन, ठीक है। तो अगर ये हमने कॉन्टिनेंटल मार्जिन की बात की तो यहाँ पे क्या होता है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होते हैं जहाँ पे इस तरह से स्लोप होता है। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से गड्ढे होते हैं, इसको हम सबमराइन कैनियंस बोलते हैं। कैनियंस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। शेल्फ ब्रेक होता है जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होता है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है जो जेंटल स्लोप होता है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारे पास NCERT में दिया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई। कॉन्टिनेंटल राइज, फिर वो स्लोप करता है, फिर ब्रेक आता है, फिर सबमराइन कैनियन, फिर शेल्फ सबसे ऊपर, ठीक है। ऐसे याद रखना, जो किताब रखने का शेल्फ होता है वो ऊपर होता है ना। पहले थोड़ा सा राइज करेगा फिर स्लोप करना पड़ता है, पहले आप राइज नहीं करोगे तो स्लोप कैसे होगा, तो ये लॉजिक है। अब मेजर रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर की बात करें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ थोड़े से ऊपर होंगे। सो दिस आर द एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट जो कि सबमर्ज हो चुके हैं अंडर शैलो सीज एंड गल्फ। इसकी शैलोएस्ट पार्ट ऑफ, है ना, शैलोएस्ट पार्ट होता है विथ एन एवरेज ग्रेडियंट ऑफ लेस देन 1 डिग्री। इसका ग्रेडियंट जो होता है लेस देन 1 डिग्री होता है। इट एंड एट अ स्टीप स्लोप कॉल्ड दी शेल्फ ब्रेक, एंड ये 30 मीटर से 300 मीटर तक इसका डेप्थ होता है। एंड एवरेज विड्थ जो होता है वो अराउंड 80 किलोमीटर तक होता है ना। नैरो की बात करें तो कोस्ट ऑफ चिली में ये नैरो है, वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा में ये नैरो देखने को मिलता है। वाइड में साइबेरियन शेल्फ जो है अराउंड 1500 किलोमीटर तक बड़े हैं यार। सेडिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे इसको डिपॉजिट करता है रिवर, ग्लेशियर, विंड्स, जो कि फॉसिल फ्यूल सोर्स हमको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ से हमारे पास फॉसिल फ्यूल जो जमा होते हैं उससे हमको यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करें, सो दिस आर दी स्टीप स्लोप, है ना। सबसे ज़्यादा जेंटल जो होता है वो शेल्फ होता है, उसका जेंटल स्लोप होता है, उसका थोड़ा स्टीप होता है। कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है ना, इस पर ये राइज देखने को मिलता है। सो कॉन्टिनेंटल स्लोप इज स्टीप स्लोप कनेक्टिंग द कॉन्टिनेंटल शेल्फ विद द ओशन बेसिन, या इसका ग्रेडियंट 2 to 5 डिग्री होता है। डेप्थ की बात करें तो 200 to 3000 मीटर तक होता है। इसके अंदर कैनियंस देखने को मिलते हैं, ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं इस रीजन में, है ना। एंड इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल राइज की, तो दिस आर जेंटल स्लोपिंग एरियाज जो कि बेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप में पाया था, ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो स्टीप होता है, कॉन्टिनेंटल साइज जो होता है वो भी जेंटल होता है, ठीक है। एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो थे वो भी लेस देन 1 डिग्री, मतलब लेस देन 1 डिग्री था, ठीक है। ये लेस देन 1 डिग्री स्लोप था, है ना। एंड दिस फॉर्म द ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड द ओशन फ्लोर। नेक्स्ट रिलीफ की बात करें तो डीप सी एबिसल प्लेन्स की बात करते हैं। दिस आर दी जेंटल स्लोपिंग और फ्लैटेस्ट और द स्मूथेस्ट एरिया ऑफ द ओशन बेसिन यार। इनका डेप्थ अराउंड 3000 से लेके 6000 मीटर तक होता है। इसमें फाइन ग्रीन क्ले एंड सिल्ट देखने को मिलती है। दिस आर फ्लैट प्लेन्स यार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो प्लेन्स है, इसके बाद यहाँ पे फ्लैट प्लेन्स आते हैं, उसका बेसल प्लेन या फिर डीप सीज कहते हैं। ओशनिक डीप्स की बात करें, दिस आर ट्रेंचेस यार। सो दिस आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, है ना। ये नैरो होते हैं, स्टीप साइडेड बेसिन होता है यहाँ पे। इस प्रकार से ये ओशन के फ्लोर में देखने को मिलते हैं। इनका डेप्थ अराउंड 3 से 5 किलोमीटर होता है। ओशन फ्लोर से, सराउंडिंग ओशन फ्लोर से डीप होते हैं ये। लोकेशन की बात करें, दिस आर फाउंड एट द बेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड आइलैंड आर्चेस के बेस में पाए जाते हैं। एंड दिस आर एसोसिएटेड विद द एक्टिव वॉल्केनोज, अर्थक्वेक एंड प्लेट मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है। जहाँ पे ये हमारे पास ओशनिक ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं, वहाँ पे वॉल्केनिक इवेंट्स, अर्थक्वेक्स एंड प्लेट मूवमेंट्स देखने को मिलता है। तो ये हमने मेजर रिलीफ फीचर्स की बात की।
माइनर रिलीफ फीचर्स की बात करें तो मिड ओशनिक रीजेस की बात करते हैं यार, दो माउंटेन चेन जो कि सेपरेट किया जाता है एक लार्ज डिप्रेशन से, दो माउंटेन चेन है बीच में एक लार्ज डिप्रेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं मिड ओशनिक रीजेस, and can reach up to 2500 meter and some extent above sea levels also। ठीक है, आइसलैंड इज अ पार्ट ऑफ द मिड अटलांटिक रिज, बीच से पास होता है। सबमराइन कैनियंस की बात की, सो दिस आर द डीप वैलीज जो कि कट करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स को, यहाँ पे मैंने बताया भाई दिस आर दी सबमराइन कैनियंस जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स को कट करते हैं, तो वो क्या होते हैं सबमराइन कैनियंस। ठीक है, ऑफन एक्सटेंडिंग फ्रॉम रिवर माउथ, ज़्यादातर रिवर माउथ से, जैसे कि हमारे पास जो सुंदरबंस में हमारे पास देखने को मिला जहाँ पे गंगा ड्रेन करते हैं वहाँ पे कैनियन है भाई सबमराइन कैनियन, लाइक हडसन कैनियन भी बात कर सकते हैं, हडसन रिवर का कैनियन जो है रिवर के माउथ के पास होते हैं ये, है ना, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को कट करके यहाँ से नदी बह रही है ना, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कट करके कैनियन बना देते हैं। सबमराइन कैनियन के बाद हम बात करें अबाउट सी माउंट, सो सी माउंट्स आर व्हाट, दिस आर वॉल्केनिक माउंटेन्स विथ पॉइंटेड समिट दैट डू नॉट रीच द ओशन सरफेस। ठीक है, तो ये समुद्र है, सपोज ये अंदर में यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन जो कि सरफेस पे नहीं जाएगा, अंदर में ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर, इसको हम सी माउंट बोलते हैं। सो ये हाइट 300 से 3000 से लेकर 4500 मीटर तक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो एम्परर सी माउंट है जो कि हवाईयन आइलैंड का एक्सटेंशन है। गेओट्स की बात करें, दिस आर दी फ्लैट टॉप सी माउंट। ठीक है, पानी के अंदर ही है बट ये फ्लैट टॉप्ड है, जो कि ग्रेजुअल सब्सिडेंस ऑफ द वॉल्केनिक माउंटेन्स जो है नीचे जा के फिर यहाँ पे इसकी वजह से हमारे पास बना है। ओवर 10,000 ऐसे गेओट्स हमको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलते हैं। अटोल्स की बात करें, दिस आर दी कोरल आइलैंड्स यार जो कि ट्रॉपिकल ओशियंस में पाए जाते हैं, जिसके चारों तरफ ऐसे कोरल आइलैंड, मतलब एक तरह से इस तरह से कोरल आइलैंड हुआ, बीच में एक सेंट्रल डिप्रेशन जिसको लगून की फॉर्म में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं अटोल्स। ठीक है, एंड में एनक्लोज फ्रेश और ब्रेकिस और सलाइन वाटर, यहाँ पे बीच में लगून जैसा स्ट्रक्चर होगा, साइड साइड में यहाँ पे ये कोरल आइलैंड होता है, ये लगून जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये जो लगून जैसे इसमें फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ब्रेकिश वाटर भी हो सकता है और सलाइन वाटर भी हो सकता है। सो ये हमने बात की अबाउट दी मेजर एंड दी माइनर ओशन बेसिन के रिलीफ फीचर्स की। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है यार, जनरल ट्रेंड की बात करें तो रेनफॉल जो है इट स्टडीली डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। ये इक्वेटर हो गया, यहाँ से हम दूर जाते जा रहे हैं, यहाँ से हम दूर जाते जा रहे हैं, तो रेनफॉल जो है वो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, कम होते हुए देखने को मिलता है। कोस्टल एरियाज जो है ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं एज़ कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर, तो यहाँ पर अंदर में यहाँ पे ये जो रीजन है इंडिया का, यहाँ पर रेनफॉल कम होगा, ये जो कोस्टल रीजन है यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा। ओशन हैव हायर रेनफॉल दैन लैंड मास ड्यू टू दी अबंडेंट वाटर सोर्स, ओशन के ऊपर यहाँ पे इवापोरेशन होगा, मॉइस्चर जो होगा ऊपर जाएगा, बादल बनाएगा और बारिश होगी। कॉन्टिनेंट में कोई ज़्यादा ऐसा वाटर मास नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे कम बारिश होती है। रीजनल वेरिएशन की बात करें तो 30 to 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड में हैवियर रेनफॉल होता है ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, है ना, एंड डिग्रीज वेस्टवर्ड यार 30 to 40 डिग्री, सपोज ये हमारे पास 30 to 40 डिग्री यहाँ पे की बात करें, इस रेंज में हमारे पास जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये देखो ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, यहाँ पे क्या होता है ज़्यादा बारिश होती है, वेस्टवर्ड डिग्रीज होता है, इसीलिए वेस्ट में यहाँ पे क्या है डेजर्ट्स हैं। एंड 45 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड की बात करें तो वेस्टर्लीज कर्ज हैवियर रेनफॉल इन द वेस्टर्न मार्जिन। ठीक है, 45 to 65 डिग्री की लेटीट्यूड की बात करें तो जो वेस्टर्न मार्जिन है यहाँ पे, ये देखो वेस्टर्न मार्जिन में तो बारिश देखने को मिल रही है यहाँ पे, एंड इट इज़ डिक्रीजिंग ईस्टवर्ड यार। माउंटेन इफेक्ट की बात करें तो कोस्टल प्लेन एंड विंडवर्ड साइड जो है, जिस साइड से हवा बह रही है उसको हम क्या बोलते हैं विंडवर्ड साइड, इट रिसीव हायर रेनफॉल एंड इट इज़ डिक्रीजिंग ऑन द लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड आर दी रेन शेडो इफेक्ट देखने को मिलता है यहाँ पे। मेजर प्रिसिपिटेशन रिजीम की बात करें तो हैवी रेनफॉल किसको बोलेंगे, 200+ सेंटीमीटर पर ईयर बारिश हो रही है उसको हम हैवी रेनफॉल बोलते हैं। इक्वेटोरियल में हमारे पास इक्वेटोरियल बेल्ट में ज़्यादा रेनफॉल होता है यार, जो विंडवर्ड स्लोप ऑफ द माउंटेन्स हैं लाइक ईस्टर्न मतलब वेस्टर्न घाट्स का, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। मॉडरेट रेनफॉल किसको बोलेंगे, 100 to 200 सेंटीमीटर पर ईयर, जो इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरियाज़ हैं या फिर कोस्टल एरियाज ऑफ कॉन्टिनेंट्स वहाँ पे। लो रेनफॉल की बात करें तो 50 to 100 सेंटीमीटर पर ईयर को लो रेनफॉल बोलते हैं, लाइक सेंट्रल ट्रॉपिकल लैंड्स में यहाँ पे देखने को मिलता है, ईस्टर्न एंड द इंटीरियर टेम्परेट रीजन।
लो रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर या रेन शेडो एरिया ऑफ दी माउंटेन्स में हमारे पास ये देखने को मिलता है। इंटीरियर कॉन्टिनेंटल रीजन्स में ये हमारे पास देखने को मिलता है। हाई लैटिट्यूड एरियाज, ये हमारे पास हाई लैटिट्यूड एरियाज मतलब पोल्स की बात करें, वहाँ पे लो रेनफॉल देखने को मिलता है। सो हमने बात की अबाउट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट ओशियन टेम्परेचर की। जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ओशियन जो ही वाटर है इट हील्स एंड कूल्स स्लोअर देन लैंड यार। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो सरफेस में देखने को मिलता है ड्यू टू डायरेक्ट सोलर हीटिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लैटिट्यूड, द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, टेम्परेचर जो होता है डिक्रीज होते जाता है जैसे हम दूर जाते जाते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ, कोई इंसुलेशन कम होते जाता है, इसीलिए टेम्परेचर जो है सी वाटर का, ओशन का कम होते जाता है। लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो ओशियंस होते हैं वो ज़्यादा वार्मर होते हैं बिकॉज ये लैंड ज़्यादा है, तो लैंड की प्रॉक्सिमिटी में है इसीलिए ज़्यादा गर्म होते हैं। प्रिवेलिंग विंड, जो ऑफ शोर विंड होते हैं, ऑफ शोर विंड मीन्स अवे फ्रॉम दी लैंड, ये सपोज पानी है तो ये लैंड से बह रहे हैं, इट कज अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर एंड लोअरिंग टेम्परेचर यार। ठीक है, गर्म पानी को दूर कर दिया, अपवेलिंग हो जाता है कोल्ड वाटर का, टेम्परेचर लो करता है। एंड ऑन शोर विंड पाइल ऑफ वार्म वाटर नियर द कोस्ट इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सपोज करो ये हमारे पास लैंड है, ये पानी है, ठीक है, यहाँ पे ये लैंड हो गया, ये पानी हो गया, तो इसको यहाँ पे हवा जो है, ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं, गर्म पानी को यहाँ पे जमा कर देती है, तो इसके वजह से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर। सो ऑफ शोर विंड डिक्रीज टेम्परेचर एंड ऑन शोर विंड इंक्रीज टेम्परेचर। ओशन करंट की बात करें तो वार्म करंट लाइक गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म करंट है, इट रेज द टेम्परेचर इन द कोल्ड एरियाज। एंड कोल्ड करंट लाइक लेब्राडोर करंट की बात करें, वो कोल्ड करंट से लोअर द टेम्परेचर इन वार्म एरियाज। हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें सो जो सरफेस टेम्परेचर होता है, एवरेज जो ओशियन का टेम्परेचर होता है इट इज़ अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, एंड जब पोल की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज होता है हर पर लेटीट्यूड के साथ 0.5 डिग्री सेल्सियस कम होते जाता है। 20 डिग्री लेटीट्यूड में अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस होता है, 40 डिग्री लेटीट्यूड में अराउंड 14 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड नियर पोल इट इज़ अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस यार। सो हेमिस्फेरिकल वेरिएशन की बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है बिकॉज द प्रॉक्सिमिटी टू द लैंड दैट इज अराउंड 14 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है। साउदर्न हेमिस्फीयर में अराउंड 16 डिग्री सेल्सियस है। हॉटेस्ट रीजन की बात करें तो स्लाइटली नॉर्थ ऑफ इक्वेटर जो है हॉटेस्ट रीजन होता है बिकॉज ऑफ द इक्वेटोरियल एनॉमली। टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल की बात करें तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है वो कहाँ पे होता है भाई, इट इज अराउंड दी सरफेस पे होता है। ठीक है, सरफेस वाटर आर वार्मर, टेम्परेचर डिक्रीज विद डेप्थ। ठीक है, टेम्परेचर जैसे ही हम नीचे जाते जाते हैं डिक्रीज होते जाता है, इसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन। एंड बाउंड्री रीजन, थर्मोक्लाइन इज दी बाउंड्री रीजन दैट इज अराउंड 100 to 400 मीटर्स में ये होता है बिलो द सरफेस विद रैपिड टेम्परेचर डिक्रीज। यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर है सरफेस पे, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर जो है रैपिडली डिक्रीज करता है ना, एक्सटेंडिंग टू अराउंड 1000 मीटर्स 400 मीटर्स तक बिलो द सरफेस। उसके बाद सेवरल 1000 मीटर तक रैपिड टेम्परेचर डिक्रीज होता है डाउनवर्ड, एक्सटेंडिंग सेवरल 1000 मीटर्स। उसके बाद बिलो थर्मोक्लाइन एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 90% वो ओशन वॉल्यूम होता है थर्मोक्लाइन के नीचे, वहाँ पे क्या करता है, इट इज़ नियर टू 0 डिग्री सेल्सियस यार। ठीक है, अराउंड आप 400,000 मीटर नीचे जाओगे तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के पास में होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता। ठीक है, 3 लेयर स्ट्रक्चर की बात करें मिड एंड लो लैटिट्यूड में, तो फर्स्ट लेयर जो कि सरफेस लेयर है अराउंड 500 मीटर थिक होता है, उसका टेम्परेचर 20-25 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड ये ईयर राउंड होता है इन ट्रॉपिक्स के अंदर। फर्स्ट लेयर हमेशा यहाँ पे ट्रॉपिक्स में देखने को मिलता है, ये सीजनल होता है इन मिड लैटिट्यूड। सेकेंड लेयर की बात करें जो थर्मोक्लाइन का है लाइज बिलो दी फर्स्ट लेयर, दैट इज हमने बोला कि भाई 500 मीटर तक फर्स्ट लेयर था, 500 से 1000 तक सेकेंड लेयर होता है थर्मोक्लाइन, जहाँ पे रैपिड टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिलता है। थर्ड लेयर जो होता है वो डीप वेरी कोल्ड लेयर होता है जो कि थर्मोक्लाइन के नीचे है, जहाँ पे अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस के पास टेम्परेचर देखने को मिलता है। पोलर रीजन की बात करें सो सिंगल कोल्ड लेयर फ्रॉम दी सरफेस टू दी ओशन फ्लोर विथ सरफेस टेम्परेचर नियर 0, बाकी नीचे का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि ठंडा जमा नहीं होता। पोलर रीजन में अलग होता है ये सब चीज़। ठीक है, सरफेस का टेम्परेचर 0 के पास होता है, उसके नीचे का 4 के पास होता है। एनक्लोज सीज जहाँ पे होते हैं, मतलब सब तरह से ज़मीन घिरे हुए हैं, बीच में सी है, बाकी सब तरफ लैंड है। तो ये लो लैटिट्यूड में एनक्लोज सी है तो इनका टेम्परेचर हाइयर होता है ओपन सी से,
एंड हायर लैटिट्यूड्स में नियर दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अगर उससे ऊपर जाए तो हायर लैटिट्यूड्स में एनक्लोज सी का टेम्परेचर जो होता है वो लोअर होता है देन दी ओपन सी, बिकॉज लोअर लैटिट्यूड्स में जमीन का इफेक्ट पड़ा था इसीलिए ठंडा गर्म कर देता है पानी को। ओशन सेरेनिटी की बात करें सो टोटल डिजॉल्व जो सॉल्ट्स हैं सी वाटर के अंदर, जिसको हम पार्ट्स पर 1000 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास सेरेनिटी कहलाता है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज पीपीटी और ऐसे salinity of 0.5 to 30% it demarcate brackish water and calculated as gram of salt per 1000 kg of sea water, है ना। 1 kg सी वाटर लिया, उसमें कितना सॉल्ट है, वो कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्ट है, उसको हम यहाँ पे सेलिनिटी बोल रहे हैं। तो फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सेलिनिटी को, वो कौन कौन से हैं? विंड यार, बिकॉज ट्रांसफ़र करते हैं सी सरफेस वाटर को, जिसकी वजह से रीजनल सेलिनिटी अफेक्ट होता है। ओशियन करंट ये रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेलिनिटी को बाय मिक्सिंग वाटर, है ना। इवापोरेशन एंड प्रिसिपिटेशन, हायर इवापोरेशन पानी चला जाएगा, सेलिनिटी बढ़ जाएगा। हायर प्रिसिपिटेशन बारिश गिर जाएगा, सेलिनिटी कम। इसी बात है भाई, एक गिलास पानी में और एक कप पानी में आपने सेम नमक मिलाया, सेलिनिटी किसका ज़्यादा होगा? कप वाले का, बिकॉज पानी कम है। फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स, कोस्टल रीजन में क्या होता है? फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स होता है, सो अफेक्टेड बाय रिवर इनफ्लो, तो इसीलिए यहाँ पे सेलिनिटी इफेक्ट होता है। मतलब फ्रेश वाटर आ रहा है तो सेलिनिटी कम हो जाएगा। पोलर रीजन्स में फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ आइस, तो यहाँ फ्रीजिंग हो गया तो एक तरह से सी वाटर की वजह से सेलिनिटी बढ़ जाता है, जम गया ना पानी, कम हो गया पानी। इंटरलेशन, चेंजेस इन सेलिनिटी इन्फ्लुएंस टेम्परेचर एंड डेंसिटी एंड वाइस वर्सा। डेंसिटी चेंज होगा, सेलिनिटी चेंज होगा, सेलिनिटी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं भाई। नाउ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिनिटी की बात करें तो सरफेस वेरिएबिलिटी इंक्रीज बाय इवापोरेशन एंड आइस फॉर्मेशन, ठीक है। आइस फॉर्मेशन होने से सेलिनिटी बढ़ जाता है, एंड फ्रेश वाटर आ गया तो सेलिनिटी कम हो जाता है। डेप्थ स्टेबिलिटी की बात करें सो सेलिनिटी रिमेन फिक्स्ड एट ग्रेटर डेप्थ ड्यू टू लैक ऑफ फ्रेश वाटर इनफ्लो या फिर इवापोरेशन। जैसे टेम्परेचर जो था डेप्थ में जाने के बाद एक कांस्टेंट हो गया था, उसी प्रकार का सेलिनिटी जो है डेप्थ में जाने के बाद कांस्टेंट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। हेलोक्लाइन, जैसे हमारे पास थर्मोक्लाइन था एक लेवल के पास, सेलिनिटी मतलब टेम्परेचर फट से बहुत ज़्यादा कम हो रहा था भाई, सरफेस से नीचे जा रहे थे, तो उसी प्रकार यहाँ पे हेलोक्लाइन होता है। जोन ऑफ शार्प सेलाइन डिक्रीज विद डेप्थ, ठीक है। सो सेलिनिटी इंक्रीज होता है, वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे सेलिनिटी जो होता है इंक्रीज होता है डेप्थ जाते हैं तो। स्ट्रेटिफिकेशन जो है, हाई सैलिनिटी वाटर सिंक बिलो द लो सैलिनिटी वाटर ड्यू टू इंक्रीज डेंसिटी। हाई सैलिनिटी मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए हाई सैलिनिटी वाला जो वाटर होता है नीचे होता है भाई लो सैलिनिटी वाटर के। तो हमने बात की अबाउट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी की, ठीक है। एक डेप्थ के बाद सैलिनिटी बढ़ता जाता है, टेम्परेचर घट रहा था एक डेप्थ के बाद। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी की बात करें तो जनरल रेंज ओपन ओशन में 30 पार्ट्स पर 1000 टू 37 पार्ट्स पर 1000 सैलिनिटी होता है। रेड सी का यहाँ पे देखो भाई, हायर इवापोरेशन की वजह से 41 पार्ट्स पर 1000 यहाँ पे सैलिनिटी है। एस्चुरीज और जो आर्टिक ओशन है वहाँ पे 0 to 35 है बिकॉज ऑफ द सीजनल वेरिएशन। अटलांटिक ओशन की बात करें तो नॉर्दर्न सी में हायर सैलिनिटी है बिकॉज ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। हाई सैलिनिटी की बात करें तो अटलांटिक ओशन का हायर सैलिनिटी देखने को मिलता है बिटवीन 20 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री वेस्ट। मेडिटेरियन सी की बात करें सो हायर सैलिनिटी बिकॉज इवापोरेशन की वजह से। ब्लैक सी में लो सैलिनिटी होता है बिकॉज ब्लैक सी में फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स ज़्यादा है। एवरेज सैलिनिटी अगर हम अटलांटिक ओशन की बात करें तो 36 पार्ट्स पर 1000। बाल्टिक सी जो है, जो इसमें लो सैलिनिटी होता है बिकॉज रिवर इनफ्लो, बहुत सारे नदियाँ बाल्टिक सी में जाके फ्लो होती है। पैसिफिक ओशन की बात करें तो डिक्रीज फ्रॉम 35 पार्ट्स पर 1000 31 पार्ट्स पर 1000 इन द वेस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू आर्टिक मेल्ट वाटर, ठीक है। अगर हम वेस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएं तो यहाँ पे अगर पैसिफिक ओशन है तो ये इधर हमारे पास कौन सा साइड हो गया? ये वेस्टर्न साइड हो गया, ये ईस्टर्न साइड हो गया, ये वेस्टर्न साइड। तो वेस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे आर्टिक मेल्ट वाटर की वजह से यहाँ पे पैसिफिक ओशन का सैलिनिटी डाउन होता है। इट ड्रॉप्स टू 33 पार्ट्स पर 1000 बियॉन्ड 15 to 20 डिग्री साउथ। इंडियन ओशन की बात करें तो एवरेज सैलिनिटी 35 पार्ट्स पर 1000 है। बे ऑफ बंगाल में लो सैलिनिटी है बिकॉज रिवर इनफ्लक्स है, गंगा का पानी आता है। अरेबियन सी में हायर सैलिनिटी है ड्यू टू इवापोरेशन एंड लिमिटेड फ्रेश वाटर। ज़्यादा नदियाँ नहीं मिलती यहाँ पे, वेस्टर्न साइड में आके कोई ज़्यादा नदियाँ अरेबियन सी में ड्रेन नहीं करती, इसीलिए इसको सैलिनिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल।
हाईएस्ट सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो लेक वन जो कि टर्की में है उसका 330 पार्ट्स पर थाउजेंड यहाँ पे सैलिनिटी है, बहुत ज़्यादा। डेड सी, इसीलिए तो यहाँ पे आप फ्लोट करते हैं यार, डेड सी में आप फ्लोट करते हैं। ग्रेट सॉल्ट लेक जो कि यूएसए के अंदर, यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है, फ्लोट करते हैं इसीलिए इंसान डूबता नहीं है। डिजॉल्व सॉल्ट इन सी वाटर की बात करें तो इसमें क्लोरीन होता है, सोडियम NaCl ज़्यादा होते हैं भाई, फिर सल्फेट्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, बाइकार्बोनेट्स होता है, ब्रोमीन होता है, बोरेट्स होते हैं एंड स्ट्रॉन्शियम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ओशन सैलिनिटी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट वेव्स की। सो ये जो वेव्स होते हैं पानी के अंदर जो लहरें होते हैं, दे रिप्रेजेंट द एनर्जी मूवमेंट अक्रॉस द ओशन सरफेस यार, दिस आर नॉट द मूवमेंट ऑफ वाटर इटसेल्फ। एनर्जी का मूवमेंट होता है, वाटर पार्टिकल मूव इन स्मॉल सर्कुलर पाथ एज वेव पास, है ना, वाटर अपनी जगह में ऐसे मूव कर रहा है, पानी इधर नहीं जा रहा है, अपनी जगह में मूव कर रहा है। ठीक है, सो इस तरह से क्रेस्ट फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट फिर ट्रफ, तो इस तरह से वेव मूवमेंट का डायरेक्शन ये है। वाटर पार्टिकल एक तरह से अपनी जगह में सर्कुलर मोशन में मूव करता है। फॉर्मेशन एंड एनर्जी सोर्स की बात करें तो विंड प्रोवाइड एनर्जी टू वेव causing their motion across ocean. As wave approach the shoreline, friction with the sea floor slows them down. When water depth is less than half, then जो वेव लेंथ होता है वो ब्रेक कर जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव की बात करें तो वेव फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकेंड, एक पॉइंट को पास कर रहे हैं पर सेकेंड, उसको हम वेव फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। वेव पीरियड होता है टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ पासिंग अ फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम वेव पीरियड बोलते हैं। क्रेस्ट क्या होता है, द क्रेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड ट्रफ इज द लोएस्ट पॉइंट यार। वेव हाइट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रफ जो गड्ढा है ना, से जो क्रेस्ट उस तक डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, इसको वेव हाइट बोल रहे हैं। वेव स्पीड की बात करें तो रेट ऑफ वेव ट्रैवल मेजर्ड इन किलोमीटर नॉट्स जो है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव स्पीड। वेव लेंथ की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इज कॉल्ड एज वेव लेंथ यार। वेव एम्पलीट्यूड जो है इट इज हाफ ऑफ द वेव हाइट। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास इसका यहाँ से यहाँ तक का हाफ, ये जो है ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव की बात की यार। वेव बिहेवियर की बात करें तो वेव में ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर बिफोर ब्रेकिंग एस सर्फ ऑफ द शोर। स्टीप इरेगुलर वेव्स आर यंगर एंड फॉर्म्ड बाय लोकल विंड्स यार, जो स्टीप होते हैं वो नए नए होते हैं, लोकल विंड्स के द्वारा बनाए जाते हैं। जो स्मूथ स्टेडी वेव्स होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि बहुत दूर इनका ओरिजिन हुआ होगा एंड अनदर हेमिस्फीयर से भी आ सकते हैं इतने दूर से। वेव मोशन की बात करें तो वेव मूव एज विंड ड्राइव्स वाटर फॉरवर्ड वाइल ग्रेविटी पुल्स वेव प्लस डाउनवर्ड। ठीक है, वेव ऐसे आगे जाता है फिर नीचे गिरता है, पानी को आगे भगाता है हवा, फिर ग्रेविटी नीचे खींचता है, ऐसे से वेव मोशन होता है। वेव बीनीथ वाटर मूव्स इन सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, ऊपर में तो ठीक है आगे जा रहा है, नीचे में सर्कुलर मोशन में मूव करता है, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड एज वेव अप्रोच एंड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड एज वेव पास। ठीक है, तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, वेव्स की। नाउ वेव्स के बाद हम बात करते हैं अबाउट टाइड्स की। ठीक है, टाइड्स क्या होते हैं, दिस आर पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल इज कॉल्ड एज टाइड्स, है ना। पानी के अंदर मूवमेंट जो है वो हमने देखा वेव। नाउ टाइड्स जो होते हैं वो लहरें वंस एंड ट्वाइस डेली, हमारे पास एक तरह से बहुत ऊंचा चला जाता है बहुत नीचे। ठीक है, वेव तो है लहरें आ रही हैं, टाइड्स जो होते हैं 2 टाइम्स। ठीक है, पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल वंस और ट्वाइस डेली ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन, मून एंड सन की वजह से आ रहे हैं, सो टाइड बोल रहे हैं। वेव जो है वो हवा की वजह से बनते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, फोर्स बिहाइंड टाइड्स, क्या क्या फोर्स है जो कि टाइड्स को बनाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो काउंटर करता है ग्रेविटी कंट्रीब्यूटिंग टू टाइडल बल्ज। ठीक है, हमारे पास जो अर्थ है इस तरह से कोरियोलिस फोर्स की वजह से यहाँ पे ग्रेविटी जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है, इट काउंटर्स बाय ग्रेविटी, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, अंदर ग्रेविटी का जो फोर्स है इट कंट्रीब्यूट टू टाइडल बल्ज। ठीक है, इस प्रकार से टाइड जनरेटिंग फोर्स जो है इट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो डायरेक्ट डोमिनेंट होता है, सन का ग्रेविटेशनल पुल सेकेंडरी होता है। ठीक है, टाइडल बल्ज की बात करें तो ये मून है इस प्रकार से इधर खींचता है ये, है ना। एंड जो सेंट्रीफ्यूगल है साइड फेसिंग द मून ग्रेविटेशनल डोमिनेंस देखने को मिलता है, तो एक बार इधर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अपोजिट साइड यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल डोमिनेंस देखने को मिलता है ना। ऑकर ऑन टाइडल बल्ज ऑकर ऑन दी अपोजिट साइड एंड ऑन दी मून फेसिंग साइड। सो टाइडल वेरिएशन की बात करें तो ग्रेटर टाइडल हाइट्स ऑन
वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स बड़े होते हैं वहाँ पे ज़्यादा टाइडल बल्ज देखने को मिलता है, टाइडल टाइड्स जो है लहरें ज़्यादा बड़ी होती है। एंड रिड्यूस टाइडल हाइट्स, जो मिड ओशनिक आइलैंड्स होते हैं वहाँ पे टाइडल हाइट्स जो है वो कम हो जाता है। फनल शेप बेस जो है टेम्पलीफाई, इस तरह से फनल शेप है, तो अगर हमारे पास इस तरह से फनल शेप होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है जाके यहाँ पे टाइड्स जो है ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं। लाइक बे ऑफ फंडी में बहुत बड़े बड़े टाइड्स देखने को मिलते हैं बिकॉज इट एम्पलीफाई टाइडल मैग्नीट्यूड। टाइडल करेंट्स अकर व्हेन टाइड्स चैनल थ्रू बेस एंड बिटवीन आइलैंड्स। ठीक है, टाइडल करंट जो है कब देखने को मिलता है, जब टाइड्स जो है जब ये बेस और आइलैंड्स के बीच से जाते हैं। टाइप्स ऑफ टाइड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक होता है मिक्स टाइड, एक होता है डायगोनल टाइड, एक होता है सेमी डायगोनल टाइड। मिक्स टाइड क्या होता है, दिस आर द इरेगुलर टाइड्स इन सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स कॉमन अलॉन्ग नॉर्थ अमेरिकन वेस्ट कोस्ट एंड मैनी पैसिफिक ओशियन आइलैंड्स के अलॉन्ग ये कॉमन है। जो डायगोनल टाइड्स है, एक हाई टाइड होता है एंड एक लो टाइड होता है डेली, उसको हम डायगोनल टाइड बोलते हैं। इसमें हाइट्स जो होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। एंड ये जो होता है मिक्स टाइड, इसमें हाइट कंसिस्टेंट नहीं होते, ये हाई हो सकते हैं फिर लो हो सकते हैं। ये नॉर्दर्न अमेरिकन वेस्ट कोस्ट में देखने को मिलता है, पैसिफिक आइलैंड्स में देखने को मिलता है इरेगुलर टाइड्स। सेमी डायगोनल टाइड्स की बात करें तो 2 हाई टाइड होगा, 2 लो टाइड होगा डेली। सक्सेसिव टाइड्स आर सिमिलर हाइट्स एंड लाइक यहाँ पे साउथहैम्पटन जो इंग्लैंड में है, इट एक्सपीरियंस 6 to 8 टाइड्स डेली, जो कि एक यूनिक केस है भाई। एंड नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल इन्फ्लुएंस के वजह से यहाँ पे 6 to 8 टाइड, ज़्यादातर जो होता है वन है ना, ज़्यादा टाइड्स जो होते हैं इट इज़ वंस और ट्वाइस डेली, बट 6 to 8 टाइम्स जो होता है वो हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलता है, साउथहैम्पटन इंग्लैंड में। नाउ बेस्ड ऑन सन मून एंड अर्थ पोजीशन, यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के टाइड देखने को मिलते हैं, एक होता है स्प्रिंग टाइड, एक होता है नीप टाइड। ठीक है, स्प्रिंग टाइड की बात करें, ट्रिक याद रखना, स्प्रिंग इस प्रकार से होता है स्प्रिंग। ठीक है, सो अकर व्हेन सन मून एंड अर्थ अलाइन। ठीक है, न्यू मून, देखो यहाँ पे स्प्रिंग इस प्रकार से है, तो सन अर्थ एंड मून एक ही लाइन में आ जाएंगे तो हमारे पास स्प्रिंग टाइड देखने को मिलता है। इट रिजल्ट इन हायर टाइडल बल्ज एंड इट अकर ट्वाइस अ मंथ। ठीक है, स्प्रिंग टाइड 2 बार होता है, फुल मून के समय और न्यू मून के समय। ठीक है, जब तीनों एक ही लाइन में होते हैं, तो स्प्रिंग एक ही लाइन में होता है, इसलिए आप याद रखना स्प्रिंग टाइड होता है जब तीनों एक ही लाइन में होते हैं, ये ट्वाइस होता है हर मंथ। नीप टाइड की बात करें, व्हेन द सन एंड मून आर एट राइट एंगल, यहाँ पे सन और मून जो है वो राइट एंगल में है, यहाँ पे सन और मून जो है राइट एंगल में है। सो ये तब हमको देखने को मिलता है नीप टाइड यार। सो यहाँ पे फोर्सेस जो है वो काउंटरैक्ट करते हैं लीडिंग टू लोअर टाइडल रेंज। सो इट अकर्स ऑल्सो ट्वाइस अ मंथ, है ना, 7 days आफ्टर स्प्रिंग टाइड के। 28 डे का यहाँ पे साइकिल होता है, 2 बार यहाँ पे क्या होता है, हर 14 days में स्प्रिंग टाइड एंड हर 14 days में यहाँ पे स्प्रिंग टाइड एंड हर 7-7 दिन के गैप में यहाँ पे स्प्रिंग और नीप। स्प्रिंग और नीप के बीच में 7 दिन का गैप और स्प्रिंग टाइड के बीच में 14 days का गैप। ठीक है, तो ये हमने बात किया अबाउट याद रखने तरीका कि एक ही लाइन में याद रख, कन्फ्यूज ये होता है कि देखिए लोगों को याद रहता है कि 2 टाइप के टाइड होते हैं, एक होता है स्प्रिंग, एक होता है नीप, बट ये याद नहीं रहता कि भाई नीप टाइप में दोनों अलाइन करते हैं कि तीनों अलाइन करते हैं कि स्प्रिंग टाइड में। तो स्प्रिंग होता है इस प्रकार से, तो एक ही लाइन में होंगे हमारे पास स्प्रिंग टाइड के समय, जो कि फुल मून और न्यू मून के समय होगा। फुल मून में क्या होता है भाई, पूरा दिखता है मून। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी टाइड्स की। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ टाइड की बात करें, जो एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ टाइड एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर मतलब बेस्ड ऑन द मून्स ऑर्बिट। पेरिग्री किसको बोलते हैं, यूजुअली हायर एंड लो टाइड्स विथ ग्रेटर टाइडल रेंजेस। ठीक है, पेरिग्री मतलब पास वाला पॉइंट में अगर यहाँ पे ये है तो यहाँ पे क्या होता है भाई, हायर और लो टाइड्स देखने को मिलते हैं। एपोजी में रिड्यूस टाइडल रेंज, एपोजी अवे वाला पॉइंट, यहाँ पे ये देखो ये मून का भी एक अवे वाला पॉइंट होगा, पेरिग्री पास वाला पॉइंट होगा। ये पेरिहीलियन पास वाला सन के रेफरेंस में, ये पेरिहीलियन, एविलियन अवे वाला, पेरिग्री मून के रेफरेंस में, मून के लिए पॉइंट है। बेस्ड ऑन अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो पेरिहीलियन अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन काजिंग ग्रेटर टाइडल रेंज। अवे वाला पॉइंट अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन रिजल्टिंग इन लोअर टाइडल रेंज। ठीक है, एब फ्लड करंट इस प्रकार से टुवर्ड द सी शोर आता है, एब करंट दूर जाता है। पीरियड व्हेन वाटर लेवल फॉल्स बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड इज कॉल्ड एज एब। ठीक है, हाई टाइड यहाँ था, लो टाइड यहाँ है, दोनों के बीच का टाइडल रेंज है।
फ्लड या फिर फ्लो, ये पीरियड व्हेन वाटर लेवल राइज बिटवीन लो टाइड एंड, जब ये राइज कर रहा है तो उसको हम फ्लड करंट बोल रहे हैं, जब वो रिट्रीट कर रहा है तो उसको एब करंट बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड की बात करें तो नेविगेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज प्रिडिक्टेबल टाइडल पैटर्न हमको नेविगेशन एंड प्लानिंग फॉर फिशरमैन के लिए हेल्प करते हैं। हार्बर्स की बात करते हैं यार, है ना, असिस्ट शिफ्ट इन क्रॉसिंग शैलो बार्स एट रिवर एस्चुरीज, एंड डिसिल्टिंग एंड पॉल्यूशन कंट्रोल में भी हेल्प करते हैं। एड इन सेडिमेंट रिमूवल एंड क्लीनिंग पॉल्यूटेड एस्चुरीज या टाइड्स जो है। टाइडल पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हमने बात की वो टाइड्स की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट ओशियन करेंट्स की। सो इट रिसेंबल रिवर फ्लो इन द ओशियन यार, एक तरह से डेफिनेट पाथ एंड डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। दिस आर इन्फ्लुएंस बाय प्राइमरी फोर्सेस जो कि इनिशिएट करते हैं, एंड सेकेंडरी फोर्सेस जो कि मॉडिफाई करते हैं फ्लो को। प्राइमरी फोर्सेस जो कि इनिशिएट करते हैं वो कौन कौन से हैं? कोरियोलिस फोर्स जो कि कहाँ पे जीरो होता है? जीरो एट इक्वेटर। इट डिफ्लेक्ट करंट राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, एंड लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इट फॉर्म्स गाइरस, जो लार्ज सर्कुलर करंट है वो ये फॉर्म करता है। हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी यार, जो वाटर एक्सपांसन है वो ये कर्स करता है, जिसकी वजह से ओशन लेवल बढ़ जाता है नियर दी इक्वेटर इज अराउंड 8 सेंटीमीटर हायर। तो जहाँ पे हायर होगा उससे लोअर की तरफ यहाँ पानी फ्लो करेगा। ग्रेविटी इट पुल्स वाटर टूवर्ड एरियाज ऑफ लोअर एलिवेशन, जिसकी वजह से ग्रेडियंट क्रिएट करता है। विंड जो है, सरफेस विंड जो है वाटर को धक्का देता है, पुश करता है, क्रिएटिंग अ फ्रिक्शनल फोर्स दैट ड्राइव द सरफेस करंट। ये तो स्टार्ट करने वाले इनिशिएटिंग फोर्स है। सेकेंडरी फोर्सेज में हम बात करते हैं वो डेंसिटी डिफरेंस यार। हायर सैलिनिटी मतलब हायर डेंसिटी, तो वो ज़्यादा सिंक कर जाता है नीचे की तरफ। लोअर सैलिनिटी मतलब वार्म वाटर, एक प्रकार से वो मतलब लोअर सैलिनिटी और वार्म वाटर जो होते हैं वो एक तरह से लाइटर होते हैं, तो ये राइज करते हैं। तो ये सिंक कर रहा है, एक तरह से ये क्या करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी फोर्सेज मॉडिफाई फ्लो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओशन करंट की बात करें तो क्लॉकवाइज सर्कुलेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ओशन सर्कुलेशन क्लॉकवाइज होता है। आपसे बोलेगा कि साइक्लोन्स कैसे घूमते हैं, तो चल छत पे सोते हैं, चल छत पे, छत में सोते हैं, ठीक है। तो साइक्लोन्स क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर, तो साइक्लोन्स एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। साइक्लोन्स की बात अलग है, बट ये क्लॉकवाइज मूव करते हैं इन दी, साइक्लोन्स का और ओशियन करंट्स का अपोजिट है। क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंटी क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। सरफेस करंट आर स्ट्रॉन्गर यार, ठीक है। स्पीड जो होता है सरफेस करंट का 5 नॉट्स ज़्यादा होता है। डीपर करंट्स आर स्लोअर, ठीक है। टाइप्स ऑफ ओशन करंट की बात करें, बाय डेप्थ एंड बाय टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं इससे। बाय डेप्थ की बात करें तो सरफेस करंट एंड डीप वाटर करंट, ठीक है। अप टू 400 मीटर्स यहाँ पे 10% ऑफ द वाटर सरफेस करंट कहलाता है, इन्फ्लुएंस बाय द विंड यार। डीप वाटर करंट जो है 90% ऑफ द ओशन वाटर जो होता है वो डीप वाटर करंट्स फ्लो करते हैं यहाँ पे। इट इज़ ड्रिवन बाय डेंसिटी एंड ग्रेविटी डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर वाले जो है वाटर करंट वार्म होते हैं या फिर कोल्ड होते हैं, ठीक है। कोल्ड जो करंट होंगे दे फ्लो फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर, एंड वार्म जो है दे फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। एंड जो कोल्ड करंट होते हैं दे आर यूजुअली अलोंग द वेस्ट कोस्ट इन लो और मिडिल लैटिट्यूड्स, एंड ईस्ट कोस्ट इन द हायर लैटिट्यूड, समझना इस चीज़ को। एंड जो वार्म करंट है ये कहाँ से आ रहे हैं? इक्वेटर से पोल की तरफ से, द टिपिकली अलोंग दी ईस्ट कोस्ट इन दी लोअर और मिडिल लैटिट्यूड एंड वेस्ट कोस्ट इन दी हायर लैटिट्यूड्स। तो समझो भाई, यहाँ पे आप देखो ये लोअर लैटिट्यूड्स में यहाँ पे कैरिबियन करंट ये इक्वेटर से पास में आ रहा है, तो ये हमारे पास अलोंग दी किस कौन से कोस्ट में है भाई? ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है, तो ये ऑल दी ईस्ट कोस्ट है। वार्म करंट इज ऑन द ईस्टर्न साइड, ठीक है, अलोंग द लोअर एंड मिड लैटिट्यूड, ठीक है। कैरिबियन करंट इज अ वार्म करंट। एंड ये बेनागुला करंट देखो भाई, ये हमारे पास करंट जो है वो पोल से आ रहा है, तो बेनागुला करंट इज अ कोल्ड करंट। और ये कहाँ पे होगा कोल्ड करंट? मिडिल लैटिट्यूड्स में, यहाँ पे वेस्ट कोस्ट में। देखो भाई वेस्ट कोस्ट में बेनागुला करंट हो गया, ठीक है। मोजाम्बिक करंट जो है ये इक्वेटर से बह रहा है, एंड ये हमारे पास किस साइड होगा? वेस्टर्न साइड होगा अलोंग द मिडिल लैटिट्यूड। ये देखो भाई को मतलब वार्म करंट जो है सॉरी ईस्टर्न साइड है हमारे पास, ये देखो ये ईस्टर्न साइड ही तो है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ये देखो ये पोल से मतलब पोल से बह रहा कोल्ड करंट, लैब्राडोर करंट जो है वो कहाँ पे होगा? हायर लैटिट्यूड्स में, यहाँ पे टुवर्ड दी ईस्टर्न साइड,
हायर लैटिट्यूड में ईस्टर्न साइड, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से करंट आपको याद रखना है कि कौन कौन से करंट कोल्ड करंट होते हैं, कौन कौन से वार्म होते हैं। तो लेब्राडोर करंट कहाँ से आ रहा है, पोल से आ रहा है, तो एक वार्म करंट होगा, कोल्ड करंट होगा, कोल्ड करंट होगा। कैलिफोर्निया करंट जो है वो पोल से आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, कोल्ड करंट होगा। पेरुवियन करंट यहाँ पे पोल से आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, कोल्ड करंट होगा। बेनागुला करंट पोल से आ रहा है, इसीलिए कोल्ड करंट होगा, ठीक है। कैरिबियन करंट जो है यहाँ पे क्या है, इक्वेटर से आ रहा है, तो यहाँ पे वार्म करंट होगा। गल्फ स्ट्रीम जो है वो कोल्ड करंट नहीं होगा, वार्म करंट होगा, बिकॉज ये कहाँ से आ रहा है, इक्वेटर से आ रहा है। कैनरी करंट की बात करें, ये पोल की तरफ से आ रहा है, इसीलिए कैनरी करंट इज अ कोल्ड करंट। ब्राजीलियन करंट इक्वेटर से आ रहा है, इसीलिए क्या हो गया, वार्म करंट। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज अ कोल्ड करंट, ठीक है। साउथ यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो है वो क्या होता है, वार्म करंट होता है। कैलिफोर्निया करंट जो है कोल्ड करंट हो गया। ओआशियो करंट ये हमारे पास पोल से आ रहा है, इसीलिए कोल्ड करंट है। कुरोशियो, कुरोशियो जो है इक्वेटर से आ रहा है, इसीलिए कुरोशियो इज अ वार्म करंट यार। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है इक्वेटर से आ रहा है, इसीलिए ये वार्म करंट है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट पोल से आ रहा है, इसीलिए क्या है, ये कोल्ड करंट है। याद रखने, जो स्टार लगाया है वो सब इंपॉर्टेंट है। मोजाम्बिक करंट इज अ वार्म करंट, मेडागास्कर करंट इज अ वार्म करंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ ओशन करंट की बात करें तो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस, ठीक है। वेस्ट कोस्ट की बात करें तो देखो भाई, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में जो वेस्ट कोस्ट है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट कोस्ट है। यहाँ पे हमारे पास ये वेस्ट कोस्ट है, ये ईस्ट कोस्ट है, ठीक है। तो जो वेस्ट कोस्ट है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल समय, वहाँ पे कोल्ड वाटर जो है लोअर टेम्परेचर, ठीक है। नैरो डायर्नल रेंज, एनुअल रेंज कम होता है, इसीलिए सूखा होता है, एडिटी होता है, बारिश नहीं होती लो टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि वहाँ पे बादल नहीं बन पाते। हायर लैटिट्यूड्स में बात करें तो हायर लैटिट्यूड्स में वेस्ट कोस्ट की बात करें तो हायर लैटिट्यूड्स में वेस्ट कोस्ट में कौन सा करंट है भाई, यहाँ पे वार्म करंट है, जैसे नॉर्वेजियन करंट इज अ वार्म करंट, तो बादल बनेंगे भाई। मराइन क्लाइमेट, कूलर समर एंड माइल्ड विंटर्स देखने को मिलता है। समर में बात जो होती है ना, मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स में वेस्ट कोस्ट उतना ठंडा नहीं होता है भाई, माइल्ड समर होता है, कूल समर होता है एंड माइल्ड विंटर्स। ईस्ट कोस्ट की बात करें मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स में, मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड में जो ईस्ट कोस्ट है, ये देखो भाई, ईस्ट कोस्ट जो होता है वो लैब्राडोर करंट, कोल्ड करंट देखने को मिल रहा है। सो हायर लैटिट्यूड में ईस्ट कोस्ट रेनी क्लाइमेट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ईस्ट कोस्ट में देखो भाई ये वार्म करंट देखने को मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ गल्फ स्ट्रीम जो है वार्म है, इसी तरह से जाता है, इसीलिए गल्फ स्ट्रीम से यहाँ पे वार्म रहता है, इसीलिए बारिश होती है भाई यहाँ पे, ठीक है। ईस्ट कोस्ट, ये वेस्ट कोस्ट है, लेकिन ईस्ट कोस्ट की बात करें तो अलास्का करंट इज अ वार्म करंट यार। यहाँ पे ये ओआईसीओ करंट की बात करें तो ईस्ट कोस्ट में ये जो ईस्ट कोस्ट है मिडिल एंड हाई एल्टीट्यूड्स में, ईस्ट कोस्ट में वार्म करंट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, वार्म एंड रेनी क्लाइमेट देखने को मिलता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में, ईस्ट कोस्ट। मैरीन इकोसिस्टम की बात करें, मिक्सिंग जोन ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट, ऑक्सीजन रिप्लेनिश होता है, प्लैंकटन का ग्रोथ होता है, इसीलिए फिशिंग को सपोर्ट करता है। लाइक मिक्सिंग की बात करें सो ये जो गल्फ स्ट्रीम है, लैब्राडोर करंट है, यहाँ पे मिक्स हो रहा है, कोल्ड करंट लैब्राडोर करंट, गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट यहाँ मिक्स हो, इसीलिए फिशिंग ग्राउंड बनाता है। बेस्ट फिशिंग ग्राउंड लोकेटेड इन दिस जोन, जहाँ पे दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो ये हमने बात की अबाउट दी ओशन करेंट्स की।